हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद फन। तो मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस आ गई है और दो वीडियोस मेरी चैनल पे आ चुकी है जिसमें मैंने मेटल एंड नॉन मेटल की पूरी सीरीज़ को एक्सप्लेन किया था। अब आप लोग वीडियो को देख तो रहे हैं बट उसमें आप लोग कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो फिर अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो फिर वो ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि मैं आपकी डाउट को क्लियर कर सकूँ। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आज हम लोग फोर्स एंड प्रेशर पढ़ने वाले हैं। मैं सबसे पहले क्लास 8th के मोस्ट कॉम्प्लिकेट चैप्टर्स को ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स। अब जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसमें बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर में ही मेनली प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैं सारे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स को पहले पूरा कर दूंगा, फिर जो इजी चैप्टर्स होंगे 8th के उसको क्लियर कर दूंगा। तो बेसिकली आज फिज़िक्स का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर जो कि बहुत बच्चों को समझ नहीं आता, यानी कि फोर्स एंड प्रेशर को आज मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है और इसमें बहुत ही सारा मटेरियल है, यानी कि बहुत ही कुछ पढ़ाया गया है। और अगर मैं उसको एक दिन में यानी कि एक वीडियो में पढ़ाऊँगा तो फिर वीडियो 1 घंटे से ऊपर की बन जाएगी और आप लोगों को कुछ खास समझ भी नहीं आएगा। इसलिए मैंने इस फोर्स एंड प्रेशर को 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं आज पढ़ाऊँगा। आप लोग नीचे कमेंट कीजिए कि मुझको इसका सेकेंड पार्ट का वीडियो नहीं कब बनाना चाहिए। मैं लास्ट डेट अगले संडे तक इसका सेकेंड पार्ट बना दूंगा, नहीं तो मैं उससे पहले भी ट्राई कर सकता हूँ। तो फिर चलिए आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू फोर्स एंड प्रेशर पढ़ लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। और हाँ, पिछली वाली वीडियो तक मेरी पीपीटी जो होती थी यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो थोड़ी सी बोरिंग टाइप होती थी, लेकिन इस बार मैंने इसमें पिक्चर्स इंसर्ट करने का ट्राई किया है। इसीलिए अगर आपको ये वाला अच्छा लगता है तो फिर बता दीजिए, या फिर आपको वो वाला अच्छा लगता है। तो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। Force, the pull or push applied on an object that result in the displacement of object is called force। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम लोग पुश या फिर पुल करते हैं, अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है, ये टर्म बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, अब मान लीजिए एक मेरे पास कार्टून है। इस कार्टून पे मैंने पुश किया, यानी कि फोर्स लगा, बिकॉज पुश और पुल इज इक्वल्स टू फोर्स। लेकिन अगर ये कार्टून इधर से, यानी कि अगर इसका अभी पोजीशन ए है, मान लीजिए किसी भी ए पोजीशन पे है, इधर से अगर ये चल के बी पोजीशन पे नहीं जाता है तो फिर इसको हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते। बी पोजीशन इज द शॉर्टेस्ट पोजीशन जो कि कवर हो सकता है, यानी कि 1 मिलीमीटर या फिर उससे भी सबसे कम से कम डिस्प्लेसमेंट। पहले तो आपको ये समझना होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट उसको कहते हैं कि जब मैक्सिमम दूरी जब कवर होती है तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक ट्रैक है, इधर ए है और इधर बी है। इस ट्रैक पर राम एक बच्चा है, सॉरी, इस ट्रैक पर राम जो है उसने वॉक किया, वो ए पोजीशन से, या फिर मान लीजिए ए टू बी राम के घर से लेकर, होम से लेकर शॉप तक का रास्ता है। अब इस पे राम ने घर से शॉप तक कुछ सामान लाने गया और फिर इसी रास्ते से शॉप से रिटर्न हो या घर पर। तो इसकी फर्स्ट पोजीशन क्या थी जहाँ से इसने मूव करना शुरू किया? वो है इसका होम, यानी कि ए, यानी कि ए है इसका फर्स्ट पोजीशन और इसका एंड पोजीशन क्या है? होम।
होम है इसका एंड पोजीशन, जो कि है फिर से ए। तो ए से ए तक अगर राम आया, मान लीजिए इधर से होम से लेकर शॉप तक का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, तो फिर 2 किलोमीटर राम ने इधर से इधर तक ट्रैवल किया और वापस शॉप से होम तक 2 किलोमीटर ट्रैवल किया। होम से शॉप तक राम ने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया और वापस से फिर से शॉप से होम तक 2 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो ये जो 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर है, इनको मिला के जो है वो 4 किलोमीटर हुआ। लेकिन राम का डिस्प्लेसमेंट 4 किलोमीटर नहीं हुआ। राम ने जो डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों डिफरेंट चीज़ है। राम ने जो डिस्टेंस कवर किया वो है 4 किलोमीटर, बट राम का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 0 हो गया, बिकॉज राम जो है उसका फाइनल पोजीशन भी वही है जो कि उसका स्टार्टिंग पोजीशन है, तो उसी से वॉक करके वो उधर ही वापस आ गया। तो फिर राम का डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ और डिस्टेंस 4 किलोमीटर हुआ। यही डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो सकता है अगर आप कितना भी चले, हो सकता है, हर कंडीशन में इसका होना ज़रूरी नहीं है, बट डिस्टेंस अगर आप थोड़ा सा भी चलते हैं तो फिर आपका डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता है। अब देखिए, अब देखने वाली बात है जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, और देखिए हमने पढ़ा था कि अ पुश और पुल applied on an object that results in the displacement is called force। ये वो वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं है। देखिए, आप मान लीजिए एक दीवार है, ये एक वॉल है। अब वॉल को जो है वो आया पुश, इधर से वॉल को कितना भी पुश मिला, मान लीजिए एक आदमी ने पूरे दिन एक घर के वॉल को फोर्स किया, वो घर का वॉल तो डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो उसकी सारी फोर्स वेस्ट है। यानी कि वो ये नहीं कह सकता कि मैंने फोर्स अप्लाई किया है, जब तक फोर्स से एक्शन शो नहीं होगा, जब तक फोर्स से एक्शन शो नहीं होता, तब तक हम फोर्स को फोर्स कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर बहुत लोगों को ये अभी भी नहीं समझ में आई होगी, तो फिर अगर आप लोगों को नहीं समझ में आई है तो फिर कमेंट कीजिए, मैं अगली वीडियो में इसको और अच्छे से समझाऊंगा। अब जैसे देखिए, ये किसी चीज़ को पुश कर रहा है, तो फिर अगर ये चीज़ डिस्प्लेस हुई तो फिर इसका पुश काम का आ गया, इसने किसी चीज़ को उसके पोजीशन से मूव कर दिया, तो फिर इसने फोर्स अप्लाई किया। वही होता है फोर्स। अब आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे। फोर्स इज़ ड्यू टू इंटरैक्शन। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात भी नहीं है, लेकिन तभी भी समझा देता हूँ। मान लीजिए एक बॉक्स है, इस बॉक्स को किसी को उठाना है, किसी को इस बॉक्स को उठाना है। अब वो जो इस बॉक्स को उठाएगा तो कैसे उठाएगा? जब तक वो उस बॉक्स को छुएगा नहीं तब तक उठा नहीं पाएगा। अब आप लोग बोलेंगे, मान लो कोई आदमी है और उसके ऊपर एक बॉक्स है, उसने अपने सर से छू लिया इस बॉक्स को,
या उसने अपने सर से भी नहीं, उसने उसको डंडे से उठा लिया, या फिर किसी टेबल पे उस बॉक्स को रख के टेबल को उठा लिया, तो बॉक्स तो डिस्प्लेस हुआ और इंटरेक्शन भी नहीं हुआ। तो इसमें ये नहीं कहता है कि डायरेक्ट इंटरेक्शन। किसी भी लिविंग थिंग को एक नॉन लिविंग बॉडी को हिलाने के लिए उसके साथ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इंटरेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि उसके टच में आना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैंने इसको एक टेबल पे लाद दिया, मैंने इसको एक टेबल पे रख दिया बॉक्स को, और टेबल को सर पे उठा लिया, और फिर मैं बोलूँगा कि मैंने लॉ को गलत कर दिया, यानी कि मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो फिर ये बात ठीक नहीं हुई, क्योंकि देखिए आपका जो सर है वो इस टेबल के कांटेक्ट में है, और ये जो टेबल है ये इस बॉक्स के कांटेक्ट में है, यानी कि इनडायरेक्टली आपका सर इस बॉक्स के कांटेक्ट में है। ऑब्वियसली अभी तक आप लोग समझ ही गए होंगे, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। चलिए वापस हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये हमारा हो गया था, हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए इधर हम लोग इस फिगर में एक मैन को देख सकते हैं जो कि एक ड्रम को उठा रहा है। ये अपनी पीठ पर इस ड्रम को अपने हाथ के सहारे टच करके उठा रहा है। तो फिर ये इसीलिए क्योंकि ये जो है वो मैन इस ड्रम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसीलिए वो उसको उठा पा रहा है, अदरवाइज ही वॉज नॉट एबल टू पिक इट अप। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। अब हम लोगों को इस टॉपिक में, जो कि अब एक सिंगल साइड बची है, उसमें बहुत कुछ पढ़ना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फोर्स एंड प्रेशर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यही स्लाइड में मैंने इसको कवर किया है, इसीलिए वीडियो का इंट्रोडक्शन भी ज़रूरी है। देख लीजिए, पहले हम लोग इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देख लेते हैं पहले मैग्नीट्यूड क्या है। तो मैग्नीट्यूड होता है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड, मतलब जो फोर्स के अंदर ताकत होती है। मान लीजिए मैंने एक टेबल को उठाया और एक बच्चे ने भी एक टेबल को उठाया, तो फिर मेरे और बच्चे में तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ, लेकिन ये सिर्फ देखने के लिए। मेरे और बच्चे में असली में डिफरेंस हुआ, क्योंकि उसमें जो स्ट्रेंथ है उसने उससे टेबल को उठाया, टेबल उससे उठ सकता था। अब मान लो एक रुई है, वो बच्चे से भी उठ जाएगा, मेरे से भी उठ जाएगा। बच्चे ने उस पर कम स्ट्रेंथ अप्लाई किया, बट वो उसके लिए एनफ था। मैंने एनफ से ज़्यादा उस पर स्ट्रेंथ अप्लाई किया, तो फिर वो तो उठेगा ही। इसीलिए फोर्स को हम लोग मेज़र करते हैं मैग्नीट्यूड के हेल्प से ही। मैग्नीट्यूड ही फोर्स को मेज़र करने में हमारी हेल्प करता है। अब कोई भी अगर मेजरमेंट होगी तो उसका ऑब्वियसली एक ना एक ऐसा यूनिट होगा, यानी कि एक यूनिट जिसको हम कॉमन मानते हो उस मेजरमेंट में। जैसे कि टाइम का होता है ऐसा यूनिट, वेट का ऐसा यूनिट होता है, सब चीज़ का ऐसा यूनिट होता है। ऐसे ही फोर्स का भी ऐसा यूनिट है जिसको हम न्यूटन के नाम से जानते हैं। अब न्यूटन, ऑब्वियसली कुछ लोग सोच रहे होंगे न्यूटन तो एक साइंटिस्ट था जिसने ग्रेविटेशनल फोर्स बनाई थी, न्यूटन ने ही ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वेंट की थी। तो साइंटिस्ट न्यूटन जो थे उन्हीं के नाम पर और उन्हीं की आदर में हमने इसका नाम न्यूटन रखा, ऐसा यूनिट फॉर फोर्स का नाम हमने न्यूटन रखा। अब हम लोग चलते हैं दो चीज़ों पर जो कि इस स्लाइड में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमको समझनी है। पहली, इफ़ द टू फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट then the resultant force in the is in the sum of the two forces। यानी कि अगर टू फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हुई सेम डायरेक्शन में, सॉरी मैं इधर सेम डायरेक्शन लिखना भूल गया, 1 सेकेंड। सेम डायरेक्शन में अप्लाई होगी तो फिर रिजल्टेंट फोर्स जो होगी वो दो फोर्सेस का सम होगी रिजल्टेंट फोर्स। ये भी मैं अभी समझाऊंगा।
अब देखिए दूसरा है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो फिर दोनों फोर्सेस की डिफरेंस होगी। अब चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। रुकिए एक मिनट, 1 सेकेंड, सॉरी। तो चलिए अब हम लोग इसको वाइट बोर्ड पे समझ लेते हैं। तो देखिए अब पहला पॉइंट यह था मैग्नीट्यूड, ये मैंने आपको वैसे ही समझा दिया था। दूसरा भी मैंने आपको ये वैसे ही समझा दिया था। अब बचे 2 पॉइंट्स, एक ये। तो फिर इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक बॉक्स है। बॉक्स की एग्जांपल से समझाता हूँ, इजी होगा। एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स रखे हैं। अब एक आदमी ने इधर से इस बॉक्स पर इधर से फोर्स लगाया, जो कि मान लीजिए फोर्स का भी हमने पढ़ा, ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। तो एक आदमी ने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया इस पर। न्यूटन को हम लोग एन डिनोट करते हैं शॉर्ट में लिखने के लिए। इस तरफ से उसने 20 न्यूटन, छोड़ दीजिए अभी आप लोग न्यूटन में कंफ्यूज होंगे, वो 2-3 वीडियो के बाद आपको पूरा क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। 20 मैग्नीट्यूड का, मान लीजिए मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स तो वो डिपेक्ट करता ही है। तो मान लीजिए 20 मैग्नीट्यूड का इसने इस तरफ से फोर्स लगाया, और इसी तरफ से एक और आदमी ने फिर से 40 मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया। तो एक 20 मैग्नीट्यूड, एक 40 मैग्नीट्यूड, दोनों का सम हो जाएगा इसमें। अब और कुछ नहीं होगा, बस दोनों का इसमें सम हो जाएगा, यानी कि 20 मैग्नीट्यूड प्लस 40 मैग्नीट्यूड। अभी भी समझ नहीं आया होगा आप लोगों को। देखिए मान लीजिए मेरे में बहुत कम स्ट्रेंथ है और एक बहुत छोटी सी चीज़ है, वो मेरे से डिस्प्लेस नहीं हो रही, मैं बहुत फोर्स लगा रहा हूँ। तो फिर कभी कभार आप देखते होंगे 2 लोग मिलके एक चीज़ हिलाते हैं। मेरे एक फ्रेंड आया, उसके पास भी कम फोर्स है। 2 बच्चे जो इस एक चीज़ को हिलाते हैं उसको एक बड़ा हिला देता है। क्यों? दोनों के पास कम फोर्स होता है। दोनों के पास मान लीजिए 10 न्यूटन का दोनों के पास फोर्स हुआ, तो फिर दोनों ने उस फोर्स को, अपने 10 न्यूटन के फोर्स को इस बॉक्स पर एक डायरेक्शन में लगाया। तो एक 10 न्यूटन का फोर्स प्लस दूसरा 10 न्यूटन का फोर्स एक साथ मिलके 20 न्यूटन का फोर्स हो गया। तो फिर ये बॉक्स हिल जाएगा, लेकिन फिर बड़ा जो होगा उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, डबल स्ट्रेंथ होगी बच्चे से, तो फिर वो एक ही बार में 20 न्यूटन का फोर्स लगा देता है। यही होता है जब आप सेम डायरेक्शन में एक साथ फोर्स देते हैं। अब देखिए मान लीजिए आप लोगों ने बहुत बार जो है देखा होगा, जब आप लोग खेलते हैं तो एक रस्सी वाला होता है खेल, जो बहुत लोग खेलते हैं अभी भी। एक रस्सी वाला खेल होता है जिसमें मान लीजिए ये एक टीम है, इसमें एक आदमी ने रस्सी पकड़ा हुआ है, इस साइड से भी एक टीम है। आप लोगों ने खेला ही होगा, बहुत कॉमन खेल है। इस आदमी ने भी पकड़ा हुआ है, और फिर जिसके हाथ से रस्सी चली गई वो जीत जाएगा। तो बेसिकली इसमें कुछ है नहीं, बस एक फोर्स का गेम है। मान लीजिए इधर से इस आदमी ने 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, इस आदमी ने इधर से 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो फिर 20 न्यूटन इधर भी लग रहा है, इस साइड 30 न्यूटन पर इधर लग रहा है, यानी कि 30 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन इज इक्वल टू 10 न्यूटन।
यानी कि 10 न्यूटन का फोर्स जो है वो इस तरफ लग रहा है और इस तरफ 0 न्यूटन का फोर्स, इस तरफ 0 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसीलिए जो है वो आदमी 30 न्यूटन का फोर्स जो लगाता है, मतलब ज़्यादा फोर्स जो लगाता है, वही जीतता है इस खेल में। इसलिए अक्सर आप लोग देखते होंगे जब बड़ों के साथ हम लोग खेलते हैं तो फिर हम लोग इस खेल में हार जाते हैं। तो बस यही थी, इधर ही तक थी आज की वीडियो। इसमें मैंने अभी तक बहुत कम एक्सप्लेन किया है, लेकिन लास्ट का जो स्लाइड था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला तरीका अच्छा लगता है जिसमें मैं पिक्चर्स इंसर्ट करता हूँ, या फिर आपको दूसरा वाला तरीका अच्छा लगता है जिसमें मैं पिक्चर्स इंसर्ट नहीं करता हूँ, खाली मैं एक फॉर्मल स्लाइड बना देता हूँ। तो आज की वीडियो बस इतनी थी। ये थी हमारी पार्ट 1। इसकी पार्ट 2 जल्द ही आएगी। मैं तो सोच रहा हूँ इसे संडे तक को डिले कर दूँ, लेकिन अगर आप लोगों को संडे से पहले इसकी वीडियो चाहिए तो नीचे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। सो रियली थैंक्स फॉर वॉचिंग।